सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। माय नेम इज़ ब्रिज मोहन जोशी। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक चेक करिए। उस लिंक को आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पर आपको आरआरबी, एनटीपीसी और बाकी सारे एग्जाम्स के फ्री मॉक टेस्ट प्लस करंट अफेयर का फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 और ये लास्ट लेक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम का। अब इसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेके आएंगे वो आपके ब्लड से रिलेटेड होगा, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होगा और जो भी आपके ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, इम्यून सिस्टम है, उससे रिलेटेड होगा। क्लियर। फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, किडनीज, यानी कि अब आगे 5 या 6 लेक्चर्स में आपका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ, अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, नर्वस सिस्टम हम लोग कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग कर चुके हैं और आज एंडोक्राइन सिस्टम भी पूरा हो जाएगा। तो इसकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने अभी तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने नोट्स अभी भेजे नहीं हैं। ठीक है, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस देख के पहले खुद समझें उस चीज़ को, खुद उनके नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन के लिए बाद में आसानी से नोट्स मिल जाएं। तो इसको ख़त्म होने के बाद हम लोग नोट्स भी ग्रुप में डाल देंगे। तो आप देखिए, धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हम लोग ने 50% सिलेबस ख़त्म कर दिया बायोलॉजी का। ठीक है ना। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। थोड़ा सा मुझे सेल के बारे में बताना है, डिजीज़ के बारे में बताना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है हमने। ठीक है, और अपने बोन्स के बारे में पढ़ना है और किडनीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। तो आगे जो है चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है समझने में। तो अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पुराने जितने भी जो लेक्चर्स हैं वो धीरे धीरे आपकी मेमोरी से स्लिप हो रहे होंगे। ठीक है ना। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली उनको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे किसी चीज़ को, अगर एक दिन किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हो तो दूसरे दिन आपको मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगते हैं उसको रिवाइज करने में, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में ताज़ा ताज़ा रहता है। ठीक है ना। तो 5-6 दिन तक अगर आप लगातार रिवाइज करोगे तो परमानेंट मेमोरी में चले जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक बार पढ़ते हो फिर भूल जाते हो और फिर बाद में तो क्या होता है, अब जैसे जितने लोगों ने मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लेक्चर नहीं देखा होगा या देख के रिवाइज नहीं किया होगा, ठीक है, तो वो लोग भूल चुके होंगे। तो उन्हें फिर से दिक्कत आएगी और फिर से डाउट्स आएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चीज़ें छूट जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। तो ये लेक्चर्स का प्लेलिस्ट आपके पास ग्रुप में है ही। ठीक है, तो सीक्वेंस के साथ उनको देखें और समझें। हमारा लेक्चर लाने के पीछे मोटिव ही यही है कि आपको कंसेप्चुअली चीज़ें समझ में आए। तो एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट 1 में मैंने हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बारे में बताया और कल हमने जो है हाइपोथैलेमस और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग आपके सामने लास्ट पार्ट है इसका। तो पहला जो ग्लैंड मैं लेके आ रहा हूँ वो थायराइड ग्लैंड है और जो दूसरा ग्लैंड है ये एड्रेनल ग्लैंड है। ठीक है ना। अब थायराइड बहुत कॉमन होता है, बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी डेली लाइफ में ये यूज़ होता है और क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली थायराइड से बनते हैं। सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि इसके लिए डायग्राम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम्स लेके आया हूँ। तो आप रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने लैरिंक्स पढ़ा होगा और ट्रेकिया पढ़ा होगा। ठीक है ना। उसके बीच में फेर्निक्स, मतलब जो आपका वॉइस बॉक्स है, ये भी आपने पढ़ा था। तो उसके किनारे इस तरह से ये आपका थायराइड ग्लैंड सस्पेंडेड होता है। ठीक है ना। ये 2 पार्ट्स में होता है, आपका राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो इसके डायग्राम के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे आपका थायराइड होता है। ठीक है ना। अब जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपके 3 हार्मोन है। पहला है T3, दूसरा है T4 और तीसरा है कैल्सिटोनिन। तो T3 को ध्यान रख लीजिए, इसको बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनाइन। T3 को क्या बोलते हैं? ट्राईआइडोथायरोनाइन। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। टिश्यू ग्रोथ के लिए भी ये हेल्प करता है। क्लियर है कि नहीं है। और दूसरा जो हार्मोन है T4, वो थायरॉक्सिन है, वो भी बिल्कुल यही काम करता है, लेकिन ये लेस पोटेंट है, यानी कि उतना इफेक्टिव नहीं है जितना T3 है। यानी कि T3 और मैं T4 के बारे में अगर बताऊं तो जो आपका T3 है वो 5 टाइम्स होता है पोटेंट एज कंपेयर टू T4। ठीक है, दोनों के फंक्शन सेम ही है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट
जो है वो आपका T3 है, ठीक है। दूसरा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल होता है बच्चों में उसको मतलब मेंटेन करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल। और वो कहां से करता है, जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का काम कैल्सिटोनिन करता है। तो ज्यादा डिटेल में हमने जाना नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पर भी लाइफ साइंसेस या मतलब जो जनरल साइंस पूछी जाती है, इससे आगे वो कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एड्रेनल ग्लैंड्स। अब इनको समझिए। एड्रेनल मींस ये जैसे रेनल जो है आपका, दिस इज योर किडनी, ठीक है ना। तो किडनी से आपका एक तो यूरेथ्रा बाहर निकलता है और दूसरी आपकी जो रेनल आर्टरीज और वेन्स है वो निकलती है। जब हम किडनी पढ़ेंगे तब समझेंगे। आप समझिए किडनी के ऊपर क्राउन की तरह बना होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड। क्लियर है कि नहीं। तो एड्रेनल ग्लैंड कुछ इस तरह से होता है। एड्रेनल ग्लैंड का जो बाहरी हिस्सा है, जिसको मैं ये शेड कर रहा हूं, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मेड्यूला। तो एड्रेनल ग्लैंड में सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेनल मेड्यूला से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो एपिनेफ्रिन पहला हार्मोन है और दूसरा है एड्रेलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग जब बहुत जोश में होते हैं, घबरा जाते हैं एकदम से, ठीक है ना, तो उसको एड्रेलिन रश भी बोलते हैं। क्लियर। तो आप देखिए जो ये वाला, सबसे पहले हम लोग एपिनेफ्रिन को डिस्कस करते हैं। ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है ना, और आपके रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाता है। क्लियर है कि नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेलिन क्या करता है, ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है। एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो उसको हम लोग फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। क्लियर है कि नहीं है। तो डर का माहौल, एक्साइटेशन का माहौल, वो सारा आपका एड्रेनलिन के थ्रू होता है। उसके बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन निकलते हैं, एक है कॉर्टिसोल और दूसरा एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिसोल आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और आपके इम्यून सेपरेशन। देखिए इम्यून सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। समझा कि नहीं है। और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, उसमें बॉडी में कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होना। क्लियर है कि नहीं। तो क्या होता है कि जब वो पैथोजन को हमारा इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है, जब मैं इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है ना। तो उसको सप्रेस करने का काम आपका कॉर्टिसोल करता है। और उसके बाद आता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका किडनीज के अंदर सोडियम और वाटर को रिटेन करके रखता है। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो क्योंकि सोडियम और वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मात्रा में वाटर और सोडियम बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सोडियम और वाटर रिटेंशन का काम हमारी किडनीज में है, उनको रिटेन करने का काम एल्डोस्टेरॉन करते हैं। तो ये आपने दो हार्मोन्स, दो ग्लैंड्स पढ़ लिए। थायराइड ग्लैंड लोकेशन आपको पता चल गई, एड्रेनल ग्लैंड्स की भी लोकेशन आपको पता चल गई। एड्रेनल ग्लैंड पेयर में होती हैं, लेफ्ट और राइट दोनों के ऊपर ऊपर आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बनता क्या है, वो है T3 और T4 और दूसरा है एड्रेनलिन। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, एग्जाम का ट्रेंड क्या है, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ना देने के बजाय वो बाकी चीजों को भी दे रहे हैं। तो आपको सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद की ग्लैंड, यानी कि जो हमारे गोनैड्स हैं, ठीक है ना, यूट्रस और टेस्टिस, उनसे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और बाकी की ग्लैंड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग बाकी ग्लैंड्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग गोनैड्स की बात करेंगे, यानी कि मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल्स के अंदर होते हैं उनको डेवलप करता है। मेन जो काम होता है वो होता है स्पर्म्स प्रोडक्शन का। तो जब हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो टेस्टिस में लेडिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह से देखिए ओवरी से दो तरह से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं, मतलब एंटी हैं एक दूसरे के।
तो जैसे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फॉलिकुलर ग्रोथ यानी कि आपकी ओवरीज को प्रिपेयर करता है ओवम रिलीज करने के लिए, और हाइपोथैलेमस से ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है आपका ओव्यूलेशन से पहले उसको रिलीज करता है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है आपका, जो मैंने आपको बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो एक्टिव होते हैं और ओव्यूलेशन के लिए फीमेल तैयार होती है। मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। क्लियर है कि नहीं? अब एक बार जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो यूट्रस की वॉल को थिक कर देता है ताकि प्रेगनेंसी के लिए यानी कि यूट्रस तैयार हो जाए अपने आप में, और वहाँ पर प्लेसेंटा से जो है फीटस की ग्रोथ हो सके। यानी कि कहने का साफ मतलब क्या है कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एक्टिव होगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर देगा, दबा देगा, और फर्दर प्रेगनेंसी नहीं होगी और फर्दर ओव्यूलेशन भी नहीं होएगा, ठीक है ना। तो जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बाद स्टॉप हो जाता है जब तक जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का रहता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो बहुत स्मार्टली काम करती हैं, और वो स्मार्टली क्या करती हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है कि नहीं? एक तरह का हार्मोनल ट्रीटमेंट ही है। तो वो क्या करता है, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या करता है, वो बॉडी के अंदर जनरली क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को वो बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है ना, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। समझ में है कि नहीं है? तो ये दोनों हार्मोन्स का ही कॉम्बिनेशन आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद फिर हम लोग जब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो पूरे ओवरी और उसके पूरे के पूरे फंक्शन, फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आपके हाइपोथैलेमस के पास होती है, ब्रेन में। ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन रिदम हार्मोन है, यानी कि बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। जैसे आपको एक ही टाइम पे कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आपकी पढ़ाई होती है, कुछ टाइम पे आपको नींद आती है, कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आपकी बॉडी एक्टिव होती है। तो मैं बार बार अपने लेक्चर्स में आप लोगों को क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो आपके एग्जामिनेशन का टाइम होता है, जब आप पेपर देने जाओगे तो दिन के टाइम आप पेपर दोगे, रात को तो पेपर दोगे नहीं। तो जो आपके एग्जाम के टाइम है उस टाइम पे बैठ के आप पढ़ा करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे पड़ेगा। अगर आप उस टाइम पे सोते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो बॉडी का रिदम उस तरह से बन जाएगा और आपको एग्जामिनेशन हॉल में नींद आएगी, ठीक है। तो बॉडी की क्लॉक को इसी तरह से मेंटेन किया जाता है। जैसे अभी आप देखिए, जैसे इंडिया में जब दिन होता है तो आप देखिए जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, वहाँ पे रात होती है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और उसके पास, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से उधर ट्रेवल करते हैं यूनाइटेड स्टेट, तो कुछ दिन तक हमको क्या होगा, बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर क्या है भाई, सनलाइट का सिस्टम अलग है, यानी कि जब यहाँ पर दिन है वहाँ पे रात है, लेकिन हमारी बॉडी की रिदम अलग है। तो रिदम के अकॉर्डिंग बॉडी वहाँ पर ढल जाएगी, बट इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल ड्यू टू द पीनियल ग्लैंड एंड द हार्मोन मेलेटोनिन। क्लियर? उसके बाद जो तीसरी ग्लैंड आती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस हम लोगों में प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि जब बच्चा अडल्ट हो रहा होता है, ठीक है, जब वो टीनेज में होता है, तब धीरे धीरे जब वो अडल्टहुड की ओर बढ़ता है तो थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाती है। इट इज़ नियर द चेस्ट। क्लियर? बेबीज़ में होती, बच्चों में, यानी कि एडोलेसेंट्स में, और उसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी तक ये ग्लैंड रहती है। इसमें थाइमोसिन नाम का जो हार्मोन है, ये टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि अभी मैं टी लिम्फोसाइट जब आप इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लेना कि ये बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। मतलब इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, उसमें एक पार्ट है उनका लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। तो लिम्फोसाइट्स में जो किलर सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उनकी ग्रोथ को थाइमोसिन हार्मोन, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये आपका पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो चुका है। इसके बाद जो पैंक्रियाज एक ग्लैंड आती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद लगभग हम लोग हर लेक्चर में उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। पैंक्रियाज मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड यू नो आई विल गिव यू द नोट्स एंड द अदर इन्फॉर्मेशन, अदर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन इन द नोट्स। अच्छा, इसके बाद क्या आते हैं, इनके
इनसे कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कौन सा हार्मोन के दो तरह के सिक्रेशन होते हैं, एक हाइपो सिक्रेशन होता है, एक हाइपर सिक्रेशन होता है। हाइपो सिक्रेशन मतलब हार्मोन अपनी क्वांटिटी से कम रिलीज हुआ, और हाइपर मतलब वो ज़्यादा हो गया। तो दोनों ही बॉडी के अंदर कुछ एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो वो नोट्स में आपको बता दूंगा कौन कौन सी वो डिजीजेज हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। अदरवाइज व्हेन आई विल मेक अ कंप्लीट लेक्चर ऑन डिजीजेज, जिसके अंदर मैं डेफिशिएंसी डिजीजेज, वायरल, बैक्टीरियल यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस, और आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इस तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स को एक साथ क्लब कर दूंगा। वो लास्ट में आपका लेक्चर तैयार होगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, देख के ही ज़्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। नोट्स पढ़ के भी आता है समझ में, लेकिन नोट्स तभी इफेक्टिव होंगे व्हेन यू विल सी द लेक्चर क्लियर। सो इफ द लेक्चर इज नॉट क्लियर टू यू, you know, in one screening, I think you should, you know, see it again and again। उसको देखिए बार बार, ठीक है। पहले देख लीजिए उसको, उसके बाद आप सुनिए उसको, ठीक है। देखने के साथ सुनेंगे उसको, ठीक है। तो 3-4 बार अगर देखेंगे तो एक रिदम, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक रिदम से बोल रहा हूँ कि पहले ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि राइटिंग के अलावा जैसे आप नोट्स पढ़ते तो नोट्स में आपके साथ सिर्फ लिखावट होती है या प्रिंटिंग होती है। लेक्चर्स में क्या होता है, मेरी आवाज़ भी है आपके साथ, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ पे जो बोल रहा हूँ आपके ब्रेन में वो सब चीज़ें उस तरह से फॉर्मेट में रिकॉर्ड होंगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ लेक्चर्स को देखो, और बार बार आप देखते रहोगे तो नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल बी इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग हमारे पूरे के पूरे बॉडी के फ्लूइड सिस्टम, यानी कि जो ब्लड और लिम्फ है, और ब्लड और लिम्फ के साथ साथ ब्लड ग्रुप्स, ब्लड क्लॉटिंग, और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।